देखिए चैप्टर 10 ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन क्या होता है? जब दो ऑब्जेक्ट, न्यूटन ने बताया इस वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस वर्ल्ड में जितने भी दो ऑब्जेक्ट हैं हमेशा दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। यही वजह है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं तो फिर क्या होता है? लौट के अर्थ पे आ जाता है, क्योंकि अर्थ एक ऑब्जेक्ट हो गई और जिस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंक रहे हैं वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो हम उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अपोजिट क्या लगा देते हैं? फोर्स लगा देते हैं ऐसे। तो उस अट्रैक्शन फोर्स के अपोजिट हम फोर्स लगाते तो जितना उसका अट्रैक्शन फोर्स होता है उससे ज्यादा फोर्स लगा देते हैं, इसलिए वो ऑब्जेक्ट ऊपर चला जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स वो कम होता रहता है। क्यों? क्योंकि सदैव नीचे की तरफ एक फोर्स लगता रहता है, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। वो नीचे की तरफ फोर्स लगता रहता है, वो फोर्स हमारे फोर्स को धीरे धीरे कम कर देता है और एक फिक्स सिस्टम पे जाने के बाद वो हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स क्या होता है? जीरो हो जाता है। जब हमारे द्वारा लगाया गया ऑब्जेक्ट जीरो हो जाता है, फोर्स जीरो हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट वहां से उतरना शुरू हो जाता है। ऑब्जेक्ट उतरना शुरू हो जाता है, नीचे आना शुरू हो जाता है और फिर क्या होती है? अर्थ पे गिर जाती है। तो न्यूटन ने इस बात को तो बता दिया कि किसी ऑब्जेक्ट को इस वर्ल्ड में जितने भी दो ऑब्जेक्ट हैं वो हमेशा एक दूसरे क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। बुक मत देखिए, आप लोग इस पर अट्रैक्ट करते हैं। तो उन्होंने ये भी बात बताया कि दो ऑब्जेक्ट के बीच जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना होता है, उसकी वैल्यू को भी बताया। उन्होंने कहा कि अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। दो ऑब्जेक्ट हैं और इन ऑब्जेक्ट के बीच जो डिस्टेंस है, इन ऑब्जेक्ट के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर है। क्या है? आर। एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच डिस्टेंस आर है। इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होगा, तो मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है? m1। क्या है? m1। इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है? m2। क्या है? m2 है। तो न्यूटन जी ने बताया कि दोनों ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उनके मासेस का हमने प्रोडक्ट कर दिया, अर्थात m1 m2 m2 कर दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब हुआ ये न्यूमरेटर में, ये भी क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट, न्यूमरेटर। अगर हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल करते तो इसका उल्टा कर देते, अर्थात यह न्यूमरेटर में है तो उसको क्या कर देते? डिनोमिनेटर में। तो इन्होंने कहा कि दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के मास के प्रोडक्ट की क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। एंड ये जो फोर्स होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये अब कह दिया गया इनवर्सली, इसलिए इसको क्या कर दिया गया? नीचे रख दिया गया। अगर डायरेक्टली कहते तो इसको ऊपर रखते।
सुनिएगा, क्या कहा मैंने, टू ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस, उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये एक क्वेश्चन बना दिया आपने। सेकेंड, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम कंबाइन कर दें तो यफ है, एक जगह लिख दिया मैंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दिया, ये ऊपर है ये नीचे है, m1 m2 कर दिया, नीचे क्या कर दिया r स्क्वायर कर दिया, नीचे r स्क्वायर कर दिया। अब ये पूरी फिजिक्स का रूल है कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं क्या लगाते हैं, इक्वल टू लगाते हैं, तो एक कांस्टेंट लग जाता है और उस कांस्टेंट को बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, उस बोलते हैं कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, F इक्वल टू, अब यहां पर एक क्या लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया, वो कांस्टेंट होता है क्या, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर G क्या है, वेयर G क्या है, वेयर G इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और इसी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल पावर, which is called universal gravitational constant, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये G की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। आप चाहे अर्थ की बात करिए, चाहे आप स्पेस में चले जाइए, कहीं भी जाओगे तो ये जो G की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, और वो G की वैल्यू कितनी होती है, याद रखिएगा, द वैल्यू ऑफ G की जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 पावर -11 होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, इसकी जो वैल्यू होती है वो हर जगह क्या होती है, फिक्स होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G की वैल्यू क्या होती है, याद रखिएगा, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए आइए देखते हैं, जो अभी मैंने डेरिवेशन करवाया, फार्मूले का डेरिवेशन करवाया था मैंने, ये इस फार्मूले का डेरिवेशन करवाया था, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, F इक्वल टू होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो G क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ये बताइए, देखिए एग्जाम्पल नंबर 10.1 है, द मास ऑफ अर्थ इज, मास ऑफ अर्थ m मान लिया, मास ऑफ अर्थ को क्या मान लिया, m, वो 6 इंटू 10 पावर 24 kg होता है। याद रखिएगा, कोई पूछ ले अर्थ का मास क्या होगा, तो मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 पावर 24 kg।
और एंड दैट ऑफ मून इज, अर्थात मून का जो मास है, मून का जो मास है उसे mm मान लेंगे, मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10 की पावर 22 kg। देख लीजिए, आप कंपेयर करके देख लो, जो अर्थ का मास होता है मून के मास से क्या होता है, ज्यादा हो, सॉरी, अर्थ का मास मून के मास से क्या होता है, ज्यादा होता है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, जो डिस्टेंस होती है दोनों बॉडी के बीच, एक बॉडी क्या है, अर्थ है, दूसरी बॉडी कौन है, मून है। तो अर्थ का मास दिया है, मून का मास दिया है, उनके बीच जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस आपको दे दिया है 3.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर। आप जानते हो न्यूमेरिकल लगाते समय हमेशा मीटर का यूज करते हैं। लेंथ के लिए मीटर का यूज करेंगे, मास की कोई बात आएगी तो उसको केजी में रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी टाइम की बात आएगी तो उसको हम सेकंड में लेंगे। तो आपने यहाँ देखा क्या कि मास जो है, सॉरी लेंथ है वो किलोमीटर में, इसको मीटर में कर दीजिए। 3.84 इंटू 10 की पावर 5, 8 किलोमीटर कितने मीटर होता है, 10 की पावर 3 मीटर होता है। सॉल्व करोगे 3.84 इंटू 10 की पावर ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगा आपका 15, इतना मीटर हो जाएगा। ये आपका आर आ गया, क्या आ गया, आर आ गया। अब हमें इनके बीच क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, ठीक है। और जी की वैल्यू हमने बता दिया था पहले, जी वैल्यू याद रखना 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। F इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F इक्वल टू G वैल्यू है 6.7 इंटू 10 पावर -11, m1 मतलब पहली बॉडी का मास, तो इसको आप सीधा m1 मान लीजिए पहली बॉडी को, दूसरी बॉडी को m2 मान लीजिए। पहली बॉडी के मास को m1 मान लिया को, दूसरी बॉडी के मास को m2 मान लिया को। m1 हो गया 6 इंटू 10 की पावर 24 इंटू m2 7.4 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन r स्क्वायर, r है 3.84 इंटू 10 की पावर 15, सॉरी यहाँ पे 5, यहाँ 8 होगा, पावर ऐड जाती है, यहाँ 8 होगा, यहाँ पे 8 होगा, होल पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं को सॉल्व कर लेंगे, तो जब सॉल्व करते तो हमारा आंसर आ जाता है। पॉज करो, देखिए m1 आपको इतना दिया, m2 आपको इतना दिया, r आपका इतना था, किलोमीटर में था, उसको हमने मीटर में बदल दिया तो 3.84 × 10⁸ मीटर हो गया। g की वैल्यू कितना दिया था, सबकी वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा। F इक्वल टू g की वैल्यू है 6.7 × 10⁻11, 6.7 इंटू 10 की पावर -11, और m1 6 इंटू 10 की पावर 24 इंटू m2 हो जाएगा 7.4 इंटू 10 की पावर 22, नीचे r स्क्वायर, तो 3.84 इंटू 10 की पावर 8 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लो पहले,
6.7 लिख दिया, इंटू 6 कर दिया, इंटू 7.4 कर दिया। पहले नंबर वाइज आई लिख दिया। फिर अब पावर को देखो, पावर सेम है, जब बेस सेम है तो 10 पावर माइनस 11, 10 पावर माइनस 22, 10 पावर 24, 10 पावर 22। तो जब दोनों के बेस क्या है, सेम है, सबके बेस सेम हो, सेम बेस को लेकर पावर ऐड कर लो। तो 22 प्लस 24 हो जाएगा 46, और 46 में से 11 जाएगा तो आएगा कितना, 35। ठीक है। अपॉन, अब आप लोग इसका स्क्वायर करिए। 3.84 का स्क्वायर मतलब 3.84 को 2 बार लिख लीजिए, 3.84 को 2 बार में लिख दिया, ठीक है। और इंटू 10 की पावर 8 है, होल पावर 2 है, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 इंटू 2 कर देंगे, 16 हो जाएगा। और 6 से काट दीजिए, अगर ये करता है 6 6 36 हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा, हाँ 6 से कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आएगा 24, 6 4 जा 24, 2 बार इसमें लग जाएगा 0.64 हो गया। और इसको हम 7, इसको हम काट दें किससे, 3 से कट करें, नहीं 2 से कट करें, 5 कर दीजिए, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, पॉइंट 1 इधर है 14, 2 7 जा 14 हो जाएगा। और इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 हो जाएगा, पॉइंट 18 आएगा, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब यहाँ जो बचा उसको लिख दो 6.7 इंटू 3.7 इंटू क्या होगा, यहाँ पे 10 की पावर 35, यहाँ 16 है, दो चीजें अपॉन के बेस सेम है, तो ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर कर देते हैं। तो इसमें माइनस कर दोगे तो आएगा 9 इसमें जाएगा 2, 2 में से बन जाएगा 1, 19 आएगा। देख लीजिए, इसमें हो जाएगा 15, 15 में 6 जाएगा 9 होगा, और उसके बाद आएगा 2, 2 में से बन जाएगा 1 आएगा, ठीक है। अपॉन नीचे क्या बचा, 0.64 इंटू 1.92। अब इनको इनसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनको इनसे मल्टीप्लाई कर लिए, इनको इनसे मल्टीप्लाई कर लिए और डिवाइड कर लोगे, तो आपका जो आंसर आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो 2.01 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये फोर्स है किसमें आएगा, न्यूटन में आएगा। क्या आएगा, न्यूटन में आएगा, ठीक है। देखिए, आज हम आपको बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसा कि आप जानते हो कि जो सन के चारों ओर क्या होते हैं, प्लेनेट क्या होते हैं, मूव कर रहे हैं। तो सन के चारों ओर प्लेनेट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो कोई भी चीज जो सन के चारों ओर क्या हो रहा, प्लेनेट मूव कर रहे हैं, वो मूव ना कर पाते। रीजन क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज के चारों तरफ मूव करता है तो उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है, बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। तो उसी प्रकार सन के चारों ओर अगर प्लेनेट मूव करते हैं राउंड, तो प्लेनेट में बाहर तरफ मूवमेंट लगता है। जैसे मान लीजिए ये सन क्या है, सन है, इसके चारों ओर प्लेनेट मूव कर रहे हैं, ये आपका प्लेनेट है। तो एक क्या करेगा, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा,
जिसे बोलते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये बताया गया है जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के सर्कुलर मोशन करेगा, क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, तो वो ऑब्जेक्ट पर बाहर की तरफ एक क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब भाई इसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, तो अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है वो आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, क्योंकि ये जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है इसको क्या करेगा, कोई बैलेंस करेगा, नहीं तो बैलेंस नहीं करेगी, सर्कुलर नहीं मूव करेगी, ये तो प्लेनेट क्या होगा, बाहर चला जाएगा, प्लेनेट सर्कुलर फील्ड पे मूव नहीं करेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए अंदर क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो जो अर्थ प्लेनेट सन के चारों मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट ना हो। आप जानते हो कि अर्थ के चारों, अर्थ है, अर्थ के चारों ओर क्या होता है, मून का मूवमेंट होता है, मून मूवमेंट करता है, तो ये भी मूवमेंट क्या होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है मून, तो मून पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे, और इस फोर्स को बैलेंस कौन करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स मैनेज करेगा, बैलेंस करेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बताया गया है दो ऑब्जेक्ट के बीच हमेशा क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो एक ऑब्जेक्ट मून हो गया, एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो गया, तो इनके बीच क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या करेगा, जो बाहर लगने वाला फोर्स है उसको क्या कर लेता है, बैलेंस कर लेता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। आज हम लोग जो पृथ्वी पे खड़े हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही खड़े हैं, नहीं तो हवा आती हम लोग ऊपर उड़ जाते हैं। लेकिन क्या है, हमारी बॉडी एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, अर्थ एक ऑब्जेक्ट है, तो अर्थ क्या कर रही है, हमारी बॉडी पर क्या कर रही है, नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, इसलिए हम क्या है, अर्थ पर बंधे हैं, अर्थात अर्थ पर खड़े हैं, वरना हम उड़ जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। जो मून का मोशन है अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों मून का जो मूवमेंट होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हो पाता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो मून की तरफ बाहर तरफ फोर्स लगता और मून क्या होता, बाहर चला जाता, अर्थ के चारों मूवमेंट ना करता। अगला क्या है, द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन। जो टाइड्स आती हैं वो मून और सन की वजह से आती है। ठीक है, अब फ्री फॉल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है समझिएगा, फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल का मतलब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ दिया जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर वर्क करती है, गिरती है, तो उसे बोलते हैं फ्री फॉल। जैसे ये बारकर का मान लीजिए आपका है कैप है, ठीक है, तो इस पे हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, केवल ऐसे छोड़ दे रहे। तो ये देखिए, तो ये जो आपका है ये ऑटोमेटिक, इस पर कोई फोर्स लगाया नहीं गया, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि अर्थ क्या करेगी, इसको अपनी तरफ खींचेगी, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिर रही है, स्वतंत्र होकर गिर रही है, तो इसे बोलते हैं क्या, फ्री फॉल। इसे बोलते हैं क्या, फ्री फॉल। तो व्हेन अ बॉडी मूव इन द
gravitational force, under the gravitational force, when body is moving under the gravitational force, that motion known as a free fall. That motion is known as a free fall. Okay, when a body is moving under the gravitational force, that is called free fall. क्लियर? जब कोई बॉडी पे हम कोई फोर्स ना लगाए, ऐसे छोड़ दें, वो अपने आप मोशन करने लगे, तो वो जो गिरती है उसे क्या बोलते हैं हम? फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे जैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम लोग नीचे आते हैं, तो वेट जो होगा, जो फोर्स लगेगा अर्थ के द्वारा हमारी बॉडी पर, हम पर, या कोई जो चीज फ्री फॉल गिर रही है, जो भी ऑब्जेक्ट फ्री में गिर रही है, उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। कौन? अर्थ। अर्थ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी? G_MEM अपॉन RE²। G_MEM अपॉन RE²। क्योंकि ये माना गया है अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये आपका अर्थ है, ये कोई आपका अर्थ है, अर्थ के पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ के पास कोई ऑब्जेक्ट है तो m है, तो इसकी अर्थ से जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ द अर्थ ही मानते हैं, उसके डिस्टेंस, क्योंकि अर्थ की जो रेडियस होती है बहुत ज्यादा होती है। अर्थ की रेडियस क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। या मान लीजिए, कट करो, मान लो ये बॉडी है, ये आपका अर्थ, ये क्या है? अर्थ है। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये अर्थ का मास कैपिटल M मान लेते हैं, अर्थ का मास कैपिटल M मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इस जो बॉडी फ्री फॉल कर रही है, उस बॉडी और अर्थ के बीच जो डिस्टेंस वो कितना है? d है। कितना है? d। तो अर्थ इस बॉडी पर कितना फोर्स नीचे की तरफ लगाएगी? तो जो फोर्स लगाएगी वो कितना लगाएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा है G_M1M2 अपॉन R²। M1 मतलब इस बॉडी का मास, पहले वाली बॉडी का मास कैपिटल M, दूसरे वाली बॉडी का स्मॉल m, अपॉन क्या होता है? उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो d का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इसी को बोलते हैं वेट। इसी क्या बोलते हैं? वेट। और वेट किसके इक्वल होता है? mg के। वेट किसके इक्वल होता है? mg, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स भी mg के बराबर होगा। तो G_M अपॉन d²। इस m को इस m से कट कर दो, G इक्वल टू होगा कैपिटल G_M अपॉन d²। ठीक है, where small g इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और कैपिटल जी आप जानते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। कैपिटल M जो है वो मास ऑफ अर्थ, क्या है? मास ऑफ अर्थ। और इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में बताया मास ऑफ अर्थ जो होता है वो आपका होता है कितना? लगभग 24 kg होता है। आगे कुछ होता है लेकिन 24 kg होता है। ठीक है, और d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड बॉडी जो बॉडी क्या कर रही है? फ्री फॉल गिर रही है, उस बॉडी और अर्थ के बीच क्या है? डिस्टेंस। तो अब इसी को बोलते हैं क्या? रिलेशनशिप।
relationship between स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। कभी कभी आप कहते हैं स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में रिलेशनशिप क्या होती है, तो क्या बोलोगे? स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन हो गया। समझ बात आई? फिर से समझ लो कि कोई बॉडी, मान लो कोई बॉडी है भाई, कोई बॉडी अगर ऊपर से नीचे गिर रही है उसका कुछ ना कुछ मास होगा। इस बॉडी का मास हमने मान लिया m है, यहाँ पर आपका अर्थ है, तो भाई ये बॉडी अर्थ से कोई ना कोई डिस्टेंस पे होगी, तो हमने मान लिया d डिस्टेंस पे है। अर्थ के मास को कैपिटल m मान लिया, तो अर्थ क्या करेगी? हमने बताया फ्री फॉल क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे छोड़ दिया जाए, जब छोड़ दिया जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर गिरेगी, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स जितना लगेगा उसी फोर्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये नीचे गिरेगी। तो इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा वो हमने निकाल लिया। जी एफ इक्वल टू जी m1 इसका मास इंटू m2 मतलब इसका मास, और अपॉन क्या होता है, उनके बीच डिस्टेंस का स्क्वायर। ये कर, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहलाता है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलते हैं? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का वेट कहते हैं, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो वेट के बराबर होगा, अर्थात mg के बराबर होगा। F के जगह पे क्या कर दिया? mg इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। m से m क्या हुआ? कैंसिल हो गया। g इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर, और दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप बिटवीन g एंड स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। कोई बोल ले स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशनशिप क्या होता है, तो g इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.7 into 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। m मतलब होता है मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास होता है समथिंग होता है शायद जो भी होता है into 10 पावर 24 केजी में होता है। ठीक है, और d होता है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द बॉडी। ओके, तो ये आपका सॉल्व हो गया। ओके, देखिए आज हम बात करेंगे, हम स्मॉल जी की वैल्यू की बात करेंगे। स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ पे कितनी होती है? स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ पे कितनी होती है? टू कैलकुलेट the value of small g on the earth। याद रखना, on the earth, अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ पर बात कर रहे हैं, अर्थ पर स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है? क्योंकि अर्थ से बहुत ऊंचे चले जाओ, बहुत दूर चले जाओगे तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन अर्थ की बात करें, ध्यान दो भाई, अर्थ की बात करें, ये देखो, अर्थ की बात करें, ये देखो, ये अर्थ हो गया, इसका मास क्या होता है? इसका मास हमने मान लिया कैपिटल M मान लिया। ठीक है, ये बॉडी है, ये बॉडी है, इसका स्मॉल m मान लिया। अब जरा बताओ, इनके भी जो डिस्टेंस होगी वो लगभग क्या होगा? रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा। अर्थ की रेडियस की क्या होगा? इक्वल होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन क्या है, अर्थ की रेडियस भी बहुत ज्यादा है। अर्थ की रेडियस लगभग होती है 6.4 और 6 मीटर, बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब डिस्टेंस बहुत कम है, लगभग क्या है? बराबर है रेडियस। तो आपने पढ़ा था क्या? स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन उन बॉडी के बीच डिस्टेंस। इन दोनों बॉडी के बीच जो डिस्टेंस, जब कोई बॉडी अर्थ पे ही होगी तो अर्थ और बॉडी के बीच जो डिस्टेंस होगा वो अर्थ की रेडियस के बराबर होगा। तो यहाँ पे r का स्क्वायर कर दो, r मतलब अर्थ की रेडियस। अच्छा, तो हमें स्मॉल जी की वैल्यू निकालना है। जी की वैल्यू जानते हो 6.7 into 10 पावर माइनस 11 होता है, और मास ऑफ अर्थ याद रखना होता है 6 into
10 की पावर 24 kg, 6 into 10 की पावर 24 kg। और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 into 10 की पावर 6 मीटर, उसका स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे 6.7 into 6 कर दिया, देखो 6.7 into 6 कर दिया, इंटू बेस सेम है तो पावर ऐड जाएगी। 10 की पावर होगा क्या, 24 में से 11 चला जाएगा तो 13 आएगा। नीचे 6.4 को दो बार लिख दिया, 6.4 to 6.4, 10 की पावर 6 होल पावर 2, 10 पावर हो जाएगा 12, यहाँ कट जाएगा, एक 10 बचेगा। अब इसको देखो 2 से काट दीजिए, 2 3 जा 6, यहाँ आएगा 32 अर्थात 3.2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3 7 जा 21 और 3 6 जा 18, 18 to 20 हो जाएगा। 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 18 to 2 क्या होगा 20 हो जाएगा, 1 बार डेसिमल लग जाएगा और इनटू क्या होगा 10, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे 6.4 into 3.2। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देगा, आएगा 9.8 आ जाएगा। ठीक है, देखिए जब कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मोशन करती है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन when a body is moving under gravitational force।